हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फेडरल पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने सेनेट की कॉम्पोजिशन की एंड आज हम करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। जो सेनेट है वो अपर हाउस है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जिस स्विस फेडरल पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। स्विस फेडरल पार्लियामेंट में क्या है, जो अपर हाउस है और जो लोअर हाउस है, इन दोनों को इक्वल पावर्स दी गई हैं और इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो कॉम्पोजिशन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव की गई है। जैसे अमेरिका में जो सेनेट है, सेनेट को अपर हाउस जिसमें वहां पर स्टेट्स हैं, स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी जो कैंटन्स हैं, इन कैंटन्स को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। एंड जो लोअर हाउस है वहां पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो पहले कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको हम लोअर हाउस एंड नेशनल काउंसिल भी कहते हैं, जिसमें जो इलेक्शन होती है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो फिक्स्ड है 200 रिप्रेजेंटेटिव्स, जो वहां की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के थ्रू ही इलेक्ट किए जाते हैं। अब इनको 200 तक फिक्स कर दिया गया है। पहले क्या था, 10,000 पॉपुलेशन के बिहाइंड एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, लेकिन बाद में इनको फिक्स कर 200 कर दिया गया। तो जो कॉम्पोजिशन है इसमें ये कहा गया, अगर कोई छोटे कैंटन्स है उनमें भी एटलीस्ट 1 सीट होनी ही चाहिए। जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पर ज्यादा सीट्स होंगी, जहां पर कम पॉपुलेशन है वहां पर कम सीट होंगी। तो वहां पर जो यूरिक कैंटन है वहां पर 35 सीट्स है, डैन पर 29 सीट्स है, वोट में 16 है, यूरिन में 01 ओनली 1 सीट है। इस तरह वहां पर 5 कैंटन्स ऐसे हैं जिनमें ओनली 1 सीट है। इसी तरह ही 4 कैंटन्स ऐसे हैं जिनमें ओनली 2 सीट्स हैं। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स को डिफाइन किया गया है, डिवीजन की गई है। जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की इलेक्शन कैसी होती है, तो मेथड ऑफ इलेक्शन, तो वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। इसका मीनिंग क्या है, जितनी भी इलेक्शन होती है उस इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितनी % वोट मिलेंगी उतनी ही सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। जैसे मान लो कोई पार्टी है, उसको 1% वोट मिली है, तो वोट 1% मिली है, तो उसको भी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसमें जाने का चांस मिलता है, तो उसको 1% सीट्स दी जाएंगी। इस तरह पार्टी लिस्ट सिस्टम है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम है, इसके थ्रू जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कराई जाती हैं, जिसमें डायरेक्टली मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो कैंटन्स हैं, वो कैंटन अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट है, इसको फॉर्म करते हैं, फिर इलेक्शन होती है। वहां पर इलेक्शन 4 इयर्स के बाद होती है। तो वहां पर बाई इलेक्शन की भी कोई प्रोविजन नहीं है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीट विकेंट हो जाती है तो वो नेक्स्ट जब तक नई इलेक्शन नहीं होती तब तक वहां पर विकेंट ही रहती है। तो जी था मेथड ऑफ इलेक्शन। नाउ क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वहां पर ये कहा गया है कि जो स्विट्जरलैंड के वोटर्स हैं, हर एक वोटर को राइट है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो सेनेट है, इनका मेंबर बन सकता है। इनकी क्वालिफिकेशन सेम है, तो हर एक वोटर एलिजिबल है फॉर द इलेक्शन टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एंड इसके लिए कुछ कंडीशंस क्या है कि वो पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और उसकी मिनिमम एज 20 इयर्स होनी चाहिए। और एक डिफरेंस क्या है सेनेट से कि एक प्रीस्ट है, ही कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर लिखा है कैन नॉट, लेकिन जब सेनेट किया था, सेनेट में एक प्रीस्ट है, वो भी सेनेट का मेंबर बन सकता है। तो यहाँ पर एक प्रोविजन होल है कि जो भी मेंबर्स हैं सेम टाइम पर वो दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं बन सकते हैं। सेम पर्सन एट सेम टाइम कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस।
अगर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर बनना चाहते हैं तो सेनेट से अपनी मेंबरशिप को रिजाइन देना पड़ेगा, विड्रॉ करनी पड़ेगी। इस तरह से क्वालिफिकेशंस हो गई। तो क्वालिफिकेशंस के बाद टेन्योर एंड सैलरी, जो मेंबर्स हैं इनका टेन्योर कितना है ये फिक्स किया गया है 4 इयर्स के लिए। लेकिन जो सेनेट थी, सेनेट में हर एक कैंटन से डिसाइड करता था कि उनके मेंबर्स का कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। किसी में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर था, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 4 इयर्स जी फिक्स किया गया है। तो जो मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट कब किया जाता है? आफ्टर 4 इयर्स। तो जो अक्टूबर मंथ है इसके लास्ट संडे को इलेक्ट किया जाता है एंड दिसंबर के फर्स्ट मंडे को इनकी मीटिंग हो जाती है। इस तरह इनका टाइम पीरियड 4 इयर्स के लिए है। अगर हम इसको डिसॉल्व करना चाहें तो इसकी कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो। तो डिसॉल्व सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है जब टोटल रिवीजन हो और टोटल रिवीजन बाय पीपल इनिशिएट की गई हो एंड इसके लिए जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी अप्रूवल नहीं देता है और उसके बाद दोबारा से रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम में अगर लोगों ने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद जो फेडरल पार्लियामेंट है, चाहे अपर हाउस है लोअर हाउस है, इन दोनों को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये डिसॉल्व होती है ओनली इफ इट रिजेक्ट द proposal of total revision and approved through referendum। वो total revision है वो referendum के थ्रू दोबारा से अप्रूव हो जाए। इस तरह वहां पर इसको डिसमिस नहीं किया जाता अनलेस टोटल रिविजन की प्रोविजन ना हो। एंड जो मेंबर्स हैं इनकी सैलरी कितनी है? जो स्विस फ्रैंक है उसके 1,50,000 फ्रैंक है इनकी सैलरी है एंड ऑफिसेस के लिए 33,000 इनको अलाउंसेस दिया जाता है। तो इनको अदर फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटी है, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन की है, वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके बाद सेशन ऑफ द हाउस, जो हाउस है हाउस का सेशन कब होता है? वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि जे रेगुलरली मीट करेगी फॉर सेशन। तो एक सेशन तो इसका कंपल्सरी होता है। वहां पर 4 सेशंस हैं जो मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर इन 4 सीजन्स में स्टार्ट होते हैं। और इसके अलावा अगर मेंबर्स चाहें तो वो मेंबर स्पेशल सेशन है इस सेशन की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 1/4 मेंबर कैन रिक्वेस्ट द कॉलिंग ऑफ अ स्पेशल सेशन। इस तरह इसका सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब कोरम एंड लैंग्वेज, सेशन के बाद जब सेशन स्टार्ट करना है तो इसका कोरम कितना होगा, मींस मिनिमम पर्संस कितने प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसका कहा गया है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस इज द कोरम ऑफ सेशन। एक सेशन के लिए कोरम के लिए 101 मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी बनती है। तो अगर जी प्रेजेंट होंगे तभी सेशन है वो स्टार्ट किया जाता है। तो मेंबर्स है, मेंबर्स कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? वो कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। वो अपनी मदर टंग में भी बात कर सकते हैं, अपने व्यूज हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रोसीडिंग्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, डिसीजंस हैं, वो ओनली एंड ओनली जो 4 नेशनल लैंग्वेजेस हैं इसमें ही पब्लिश की जाती हैं। एंड इसके अलावा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसका चेयरमैन कौन होगा? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 200 मेंबर्स हैं, इनमें से ही एक मेंबर को चेयरमैन एंड एक को डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है, जिसको हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं। 1 प्रेसिडेंट, 1 फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड 1 सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है फॉर 1 ईयर। और उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है वो पुराने कैंटन के मेंबर से नहीं लिया जा सकता। तो न्यू प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड फ्रॉम द सेम कैंटन फ्रॉम वेयर द ओल्ड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। इसका मीनिंग क्या हो गया? तो जितने अदर कैंटन है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास क्या स्पेशल पावर है? इसकी कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। जो आम मेंबर की तरह ही वहां पर रहता है, सिर्फ जो मीटिंग्स हैं इनको प्रिजाइड करता है
और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसकी डिग्निटी को मेंटेन करता है। अगर प्रेसिडेंट को वोट कास्ट करनी है उसकी वोट ऑर्डनरी वोट होगी। अगर वोट इक्वल हो जाए तो इस केस में ही प्रेसिडेंट कास्टिंग वोट है उसको यूज कर सकता है, अदरवाइज वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह ही रहता है। उसके बाद है प्रोविजंस ऑफ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस। जो हाउस है हाउस में ज्वाइंट सेशन की प्रोविजन भी की गई है। इसका मीनिंग है सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये दोनों मिलके ही डिसाइड करेंगे। तो जब इलेक्शन होती है फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करना है, उसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको इलेक्ट करना है, तो इसके लिए ज्वाइंट सेशन किया जाता है। तो ज्वाइंट सेशन है इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चेयरमैन ही होता है एंड जो डिसीजंस हैं वो डिसीजन सिंपल मेजॉरिटी से ही लिए जाते हैं। तो फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट देयर प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट, चांसलर एंड कमांडर इन चीफ इनकी इलेक्शन के लिए ज्वाइंट सेशन है इसकी प्रोविजन की गई है। तो ये थी कंपोजिशन। जो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट है वो तो यूनिक है ही है, और इसके साथ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये भी सबसे यूनिक है क्योंकि नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल है। इस काउंसिल को क्या कहा जाता है? नेशनल काउंसिल इज बिजनेस लाइक हाउस। मीनिंग क्या हो गया? जो इसकी नेशनल काउंसिल है, नेशनल असेंबली है, ये असेंबली बिजनेस लाइक क्लास की तरह ही ट्रीट करती है। जैसे बिजनेस में अगर हम डील करते हैं, सामने वाला अगर हमारा एनिमी भी है, हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग सोचते हैं, हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, वैसे ही जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं एंड इसीलिए जब वो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो क्रिटिसिज्म अपने बेनिफिट के लिए नहीं करते, जे किसी को डिफेम के लिए नहीं करते, बल्कि वो क्रिटिसिज्म किसके लिए करते हैं? ताकि हम सबका स्टेट का वेलफेयर हो सके। तो जब वो क्रिटिसाइज करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा इस पावर को यूज करते हैं। तो एक्सरसाइज द सेल्फ कंट्रोल कि हमको उसको पॉलिटिक्स एडवांटेज नहीं लेना है। सेल्फ कंट्रोल ऑफ मेंबर्स व्हेन क्रिटिसाइज अदर मेंबर्स। तो जो उनकी डिबेट्स होती हैं वो भी बिजनेस क्लास की तरह हाई ऑर्डर डिबेट्स होती हैं। ऐसा नहीं है किसी के ऊपर मड फेंकना, ये हमारी डिबेट है। एंड उसके अलावा वहां पर फ्रीडम है कि मेंबर्स कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेंबर्स हैं जर्मन लैंग्वेज ही स्पीक करते हैं। तो इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो पार्टी वाइज नहीं बैठते, कैंटन वाइज बैठते हैं, इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके डिस्प्यूट भी अराइज नहीं होते हैं। एंड इसके अलावा वो अपने आप बिल इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वो आप बिल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे डोंट इंट्रोड्यूस द बिल्स ऑन देयर ओन। वो क्या करते हैं? रेजोल्यूशन पास करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट है इसको कहते हैं कि आप इसके रिगार्डिंग बिल इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इस तरह वहां पर बिजनेस क्लास की तरह हाई क्वालिफाइड मेंबर्स की तरह अच्छे से पॉजिटिव डिबेट की जाती है, जिसके काम है इस तरह रेगुलरली किए जाते हैं जिससे स्टेट का वेलफेयर हो सके। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कंपोजिशन की। नेक्स्ट सेशन में करेंगे पावर्स ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।